This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः भाद्रपद कृष्णसप्तमी अष्टमी च दिनांक 17 सप्टेंबर 2022 चरक सूत्रसन अध्याय 4 स्नेहोपगण शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। मृद्विका मधुक मधुपर्णी मेधा विदारी काकोली क्षीर काकोली जीवकरुष जीवंती शालकर्ण्यः इति दश इमानि स्नेहोपगानि भवन्ति। तो ये स्नेहोपग इस प्रकार के बताए गए हैं। तो स्नेहन के लिए उपयुक्त होने के जरिए इनको स्नेहोपग इस प्रकार की संज्ञा है। वैसे आगे स्वेदोपग वो मनोपग वगैरह वगैरह सभी में यही अर्थ इस प्रकार का रहेगा। तो अगर स्नेहन करना है तो उसके लिए उपयुक्त जो भी दवाइयाँ होगी वो स्नेहोपग नाम से जानी जाएगी और फिर इनका प्रयोग करके स्नेहन का कार्य भली भांति कर सकते हैं इस प्रकार से। तो उसमें मृद्वी का काली मनुका इस प्रकार की मधुक यष्टि मधु मधुपर्णी मेधा विदारी एक इसमें ऐसी है। बाकी काकोली क्षीर काकोली और मेधा ये सभी जीवनीय में से है। जीवक भी वहीं से है। जीवंती एक शाक वर्ग में आई है और शालीपर्णी जो अभी काफी प्रचलन में आ गई है, खास करके ये गांजुवीर के जरिए। तो त्रिदोषग्न रसायन ये भी है। तो स्नेहपान या करना है या स्नेहन करना है शरीर में, तो इनके साथ में कुछ करेंगे तो वो जैसे अभी ये कैल्शियम के लिए विटामिन D3 की आवश्यकता होती है कैल्शियम का एसिमिलेशन होने के लिए। और अभी विटामिन D3 का D3 की काफी कमी पाई जा रही है और इसके जरिए ऑस्टियोपोरोसिस इस प्रकार का बढ़ रहा है। तो विटामिन D3 देना बाहर से इस प्रकार से अभी प्रचलन में आ गया। उसी प्रकार स्नेहन करने के लिए हम कुछ प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन जैसा इस प्रकार का होता है।
और ये स्नेहन की प्रक्रिया भली-भांति पूरी इस प्रकार की नहीं होती, तो उसमें ये स्नेहोपग इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग हो सकता है। ये एक बात इस प्रकार से स्नेहन में उपयोग होने के लिए ये अच्छी इस प्रकार की बात है। और फिर इस दृष्टि से वैसे यष्टिमधु काफी गणों में है, इसमें भी है। तो यष्टिमधु का अनेक तरीके से उपयोग किया जा सकता है। हम जो एक मृद्वी का फांट बताते हैं, खास करके विरेचन वाली जो दवा है, अभिपत्तिकर चूर्ण वगैरह इस प्रकार से। जनरली मैं पाठ्य मिश्रण अभिपत्तिकर त्रिफला ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, तो विष्णुभजित ये जो गोवा फड़के का पाठ है वो, और उसके साथ में मृद्वी का फांट ये देता हूँ रात सोते समय, और कुछ मरीजों में रात के खाने के पहले इस प्रकार से देता हूँ। तो ये स्नेहोपग होने के कारण स्निग्धता उसमें निर्माण करने की क्षमता इस प्रकार की रहती है, और मृद्वी का इस दृष्टि से आसान इस प्रकार का द्रव्य है जो हिम या फांट बना के इसके साथ में दे सकते हैं। लेकिन अभी विदारी और मधु का यष्टि मधु इस प्रकार से, और शालीपर्णी, ये भी इस दृष्टि से देखे जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। ये थोड़ा सा रह करना पड़ेगा। शोभांजनक एरंड अर्क वृश्चिर पुनर्नवा यव तिल कुलत्थ माश बदराणि इति दशैमानि स्वेदोपगानि भवन्ति। तो शायद इन सभी का प्रयोग स्वेदोपक का कहाँ पे प्रयोग करना है, ये समझ में आना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। लेकिन स्वेदावरोध से काफी समस्या होती है। ज्वर है, उदर है, इन सभी में स्वेदावरोध होता है इस प्रकार का बताया जाता है। और कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जिनमें स्वेद बिल्कुल कम इस प्रकार का आता है। कोलटकर सर की एक अजीब केस है कि पेशेंट आया था कॉन्स्टिपेशन के लिए और हिस्ट्री में पता चला कि उसको स्वेदन बिल्कुल नहीं होता, स्वेद बिल्कुल नहीं आता। तो कोलटकर सर ने उसको त्रिभुवन कीर्ति दवा के रूप में दे दी। उससे दोनों कार्य हुए कि एक तो स्वेद प्रवृत्ति होने लगी, ये एक अहम मुद्दा, और दूसरी चीज कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो गया। तो पुरुष मूत्र रेताओं से न सज्जन्ति कथंचन, स्वेदाध्याय का पहला ही श्लोक इस प्रकार का है कि पुरुष मूत्र रेतस ये कभी भी रुकते नहीं है अगर स्वेद भलीभांति इस प्रकार का होता है। तो पेटी स्वेद देताना कुकर मध्ये ही द्रव्य टाकावे का जरूर डालना चाहिए कि केवल बाष्प स्वेद करने से बजाय विशिष्ट बाष्प का अगर स्वेद देते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और शोभांजन के पत्ते अगर मिल सकते हैं तो एक अच्छी बात रहेगी। एरंडे भी वैसे मूल डाल सकते हैं, पुनर्नवा डाल सकते हैं, यव डाल सकते हैं, तिल डाल सकते हैं, कुलत्थ डाल सकते हैं। तो माश और बदर ये भी डाल सकते हैं। स्वेदोपग के हिसाब से अगर हम कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और आभ्यंतर प्रयोग भी इनका माश हो, कुलत्थ हो, एरंड हो इस प्रकार से, या यव का हो। यव स्वेदोपगण में है, ये तो मेरे ध्यान में नहीं था। तो उसको भली भांति सोच सकते हैं देने के लिए। और जहां स्वेदन की आवश्यकता है वहां स्वेदोपग इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग अगर हम करते रहेंगे तो स्वेद लाने में ये मदद इस प्रकार की करेगी। वैसे दातार गुरु जी का जो ज्वरघ्न योग है, लक्ष्मी नारायण टंकण और गिरीश, लक्ष्मी नारायण एक भाग, टंकण दो भाग और गिरीश चार भाग, वो ज्वरघ्न नाम से या तापाच्या पुड्या इस नाम से काफी प्रचलन में है।
दातार गुरु जी के अलावा बाकी जो करते हैं वो सुवर्ण सूचकर वगैरह के साथ में जो रत्न डाल देते हैं इस प्रकार। लेकिन इस प्रकार से अगर स्वेद नहीं आ रहा है तो ज्वरघ्न, जैसे सर ने त्रिभुवन कीर्ति का प्रयोग किया था उसी प्रकार से ये ज्वरघ्न योग का प्रयोग इस प्रकार का हो सकता है। धातुगत सामर्थ्यासाठी वापरू शकतो हो सकता है इस प्रकार से। अभी धातुगत सामता ये एक अलग मुद्दा है इसरे रासनामृता महा महादारु नागरेरेंडजे श्रुतम सप्तधातुगते वाते साम्य सर्वांगजे पिबे तो सप्तधातुगत साम सर्वांगज वात के लिए ये रासनादि काढ़ा, रासनादि पंचक ये बताया गया है। तो उसमें स्थिति ऐसी है कि दोष साम है, वायु साम है और उसने पूरे बदन का या सभी धातुओं का आश्रय इस प्रकार का लिया है। तो ये पाचन कर देता है सामावस्था का या साम वायु का इस प्रकार से और फिर लक्षणों में राहत इस प्रकार की मिल जाती है। धातु खुद ही साम इस प्रकार के हो सकते हैं क्या? तो हो सकते हैं। अमेन तेन संयुक्ता दोषा दूष्याश्च दूषिताः सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्तदुद्भवाः। तो इस आम से संयुक्त दोष और दूष्य ये दोनों हो सकते हैं और फिर उसमें उनको साम दोष, साम दूष्य या उससे उत्पन्न होने वाले विकारों को साम रोग इस प्रकार से कहे जाते हैं। और ज्वर, अतिसार वगैरह में सामावस्था, गुणावस्था इस प्रकार की रहती है और उसके लक्षण ज्वर में वगैरह तो दिए हैं या अतिसार में दिए हैं सामावस्था के इस प्रकार के या निरामावस्था के, उसके अनुसार चिकित्सा बदलती है, ऐसा है। तो दूसरे एक धातुओं के बारे में सोच सकते हैं, वो काफी गंभीर इस प्रकार का विचार है कि जीर्णेन भुंजीत, पहला अन्न जीर्ण होने के बाद ही खाना खाना है इस प्रकार से बताते हैं। अजीर्ण ही भुंजाना, अगर पहला खाना पचन नहीं हुआ है और फिर उसमें ये हम दूसरा खाना ले लेते हैं तो पूर्वम धातुम अपरिपक्वम, पहले जो धातु बना है वो अभी अपरिपक्व इस प्रकार का है। उत्तरेण उपसृजत, दूसरा जो आया है उसके साथ मिलकर सर्वानेव दोषान प्रकोपयत्याशु, ये मीमांसा दूसरे अध्याय में बताते हैं कि सभी दोषों का उससे प्रकोप इस प्रकार का हो जाता है। और उससे भी अहम मुद्दा है कि अगर इससे अगर विष्टंबक या आलसक हो जाते हैं विसूचिका या आलस विष्टंब ये करके आलसक हो जाता है तो एक तात्कालिक व्याधि हो जाता है लेकिन ये परंपरा चलती रहती है। अभी खाना खाने के कारण क्या है इसके बारे में रीजंस बिहाइंड ईटिंग मैंने मेरे किताब में लिखा है, मराठी में अंग्रेजी में इस प्रकार से। उसमें समय हो गया इसलिए खाना खा लिया, मुझे बाहर जाना है इसलिए खाना खा लिया, पूर्व पचन हुआ है नहीं है ये कुछ देखा ही नहीं इस प्रकार से। उद्गार शुद्धि उत्साह वेगोत्सर्ग यथोचिता लघुता क्षुत्पिपासा जीर्णाहार से लक्षण, ये जो बताया गया है तो ये कुछ देखे बगैर अगर खाना सेवन कर रहे हैं तो एक परंपरा चलती रहती है कि आधा अधूरा ही खाना रस में परिवर्तित, रक्त में परिवर्तित इस प्रकार का होता जाता है और धातुओं का निर्माण ही अच्छा नहीं होता।
अब धातु के असारता के बारे में ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और धातु की असारता बहुत सारे रोगों का कारण इस प्रकार से होता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार का अजीर्ण जो सभी धातुओं में इस प्रकार से बढ़ता जाता है, उसके लिए जब शुरुआत करनी पड़ती है तो फिर लंघन पाचन से ही शुरुआत करनी पड़ती है। जब हम पहला खाना पचन होने के बाद ही दूसरा खाना लेना आरंभ करेंगे तो ये श्रृंखला खंडित हो जाएगी और फिर वहां से आगे पचे हुए रस, आहार रस से रस का निर्माण, फिर पचे हुए रस के आधार पर आगे रक्त का निर्माण वगैरह बातें होती रहेगी। ए डिफरेंट क्वेश्चन सर, जस्ट वांटेड टू नो इफ your book Ayurvedic Lifestyle, the Key to Health is available on any online store. हाँ बीच में ये था आयुर्वेद मॉल करके, नासिक का मनीष जोशी का एक वेबसाइट है, उसमें एक बार देखो जाकर। और अभी मैंने तो कुछ नहीं किया है, लेकिन वहां पे प्रोसीजर ऐसी है कि वहां पे रजिस्टर होता है, पैसे भरने पड़ते हैं और फिर मुझे बताया जाता है ये किताब भेजने के लिए और मैं फिर किताब भेजता हूँ। अब ई बुक के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं, ये शायद पब्लिशर जो है ये आयुर्वेदीय जीवन शैली मराठी में है, उसका इंडस सोर्स ये पब्लिशर है, उसके वेबसाइट में जाकर ई बुक की उपलब्धि है क्या ये थोड़ा देखना पड़ेगा, मैंने भी नहीं देखा है इस प्रकार से। और दूसरी बात, ये ऑनलाइन क्या ई रीडिंग बुक इस स्तर पर उपलब्ध है, तो मैं लिंक भेज सकता हूँ, यूट्यूब लिंक है। एक हमारे पेशेंट है अमरावती में, तो उन्होंने सभी का इस प्रकार से ऑडियो रिकॉर्डिंग किया है। मेरे ख्याल में मराठी का पूरा हो चुका है, अंग्रेजी का नहीं हुआ है, लेकिन कैंसर का मराठी अंग्रेजी दोनों हो चुका है। तो many of patients want to have a book on basics of Ayurveda, तो अभी मैं देखता हूँ, मैं तुम्हें भेज सकता हूँ जो इस प्रकार से ऑडियो बुक्स है वो भेज सकता हूँ। यूट्यूब लिंक है, सिंगल लिंक है तो उसमें पूरी जानकारी आ जाती है। भूक लागल्यावरच खाल्ले तर प्रत्येक वेळी जेवणाची वेळ बदलेल, एका ठराविक वेळी जेवल्याने किमान पोटाला सवय तरी लागेल। इसमें ऐसा है कि एक बार आपको आदत पड़ गई कि इस समय खाना खाना है, तो आपको भूख का सेंसेशन होता है, क्षुधा का सेंसेशन होता है। और इसमें ये भी आदत होनी चाहिए कि पहला अन्न जीर्ण हो गया है और फिर मैं खाने की इच्छा करूंगा या मुझे भूख लगेगी तभी मैं खाना खाऊंगा। जनरली हम शुरुआत करते हैं सुबह का नाश्ता जो है वो भूख नहीं है तो नहीं लेना है। और उद्गार शुद्धि उत्साह वेगोत्सर्ग यथोचिता लघुता क्षुत्पिपासा, ये जीर्णाहार के लक्षण है या नहीं है, सुबह पेट साफ हुआ है नहीं हुआ है, ये देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। और नहीं तो इन लोगों को मैं ब्रंच करने की बात करता हूँ कि ब्रेकफास्ट नहीं करना, 8:30-9 बजे जो ब्रेकफास्ट लेते हैं उसके बजाय 11, 11:30 बजे जब भूख लगती है तब ब्रंच करना है इस प्रकार से, तो इससे काफी लोगों में सुधार आ जाता है। लेकिन उस समय भी अगर भूख नहीं लग रही है या अजीर्ण के लक्षण दिख रहे हैं तो रात का खाना जो है बंद करना है और केवल मूंग का सूप इस प्रकार का मुद्गयुष लेना है, ये मैं बताता हूँ। इससे तो बात हो जाती है। कुछ ही मरीज ऐसे दिखते हैं कि जिनको इसमें भी इससे भी ठीक नहीं होता, सुबह भूख नहीं लगती,
उनको मैं कहता हूँ लाजामंड से आरंभ करो, जब भूख लगे, जितनी भूख लगे उतना लाजामंड ही ले लो शुरू में। वो पचने लगने के बाद फिर पेया, और फिर उसके बाद में विलेपी, फिर यूष, तो बाकी कुछ खाना खाना ही नहीं है। लाजामंड से शुरुआत करके संसर्जन कर्म करना है, और फिर ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहता है। और एक बार ये प्रक्रिया सुधर गई कि अन्न जीर्ण होने पर ही खाना है, ये प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाएगी, तो उस समय में भूख लगती है, पचन भी होता है, ये दोनों बातें रहती है। सूर्यास्त से पहले भोजन करना बहुत बताया जाता है, आयुर्वेद ग्रंथों में इस प्रकार स्पष्ट कहीं बताया है क्या? इसमें ऐसे है, सायं प्रातः मनुष्याणाम अशनम श्रुति चोदितम नान्तरा भोजनम कुर्यात अग्निहोत्र समोविधि। तो सायं और प्रातः इस प्रकार से बताया जाता है, लेकिन सायं में ऐसा है कि सूर्यास्त के बाद संध्या समय है, तो वहां खाना नहीं खाना है। और शाम का मतलब यह है कि दिन में ही खाना है। एक बार सूर्यास्त हो गया तो रात का आरंभ हो जाएगा, पहले बीच में संध्या काल आएगा और फिर बाद में रात का आरंभ हो जाएगा। तो रात्रि भोजन का भी बताया गया है, ऐसा नहीं है कि रात्रि भोजन बिल्कुल नहीं है, वो प्रथम प्रहरांतरे कर्तव्य इस प्रकार का बताया जाता है। और पुराने जमाने में ये बिजली नहीं थी तो खाना जनरली सूर्यास्त से पहले, सायंकाल का मतलब सूर्यास्त से पहले इसी प्रकार का है, तो सूर्यास्त से पहले ले लेते थे। अगर कुछ काम वगैरह के जरिए होता है तो रात्रि के पहले प्रहर में करना उचित है। सायंकाल का काल निकल जाने पर रात्रि के पहले प्रहर में कर लेना उचित है। मैं अभी बताता हूँ कि 8 बजे तक करवा लेना ठीक है। अभी सूर्यास्त का समझो 6:36 6:37 ऐसा कुछ है सूर्यास्त का समय अभी का चल रहा है, जो उसके हिसाब से 7:30 बजे खाना खा सकते हैं, या फिर 6:15 बजे खा सकते हैं। और अभी ये रात्रि का समय बढ़ता जाएगा, दिन का कम होता जाएगा, तो सूर्यास्त जल्दी जल्दी आएगा, तो उस हिसाब से करना जरूरी इस प्रकार का होगा। सोने का समय क्या है, ये एक अहम मुद्दा है कि हम कितने बजे सोते हैं। अभी लोगों की सोने की आदत भी काफी बदल गई है। काफी देर तक जागते रहते हैं, अब देर से खाना खाते हैं, देर तक जागते रहते हैं, इस प्रकार से रात्री हृदय कमल व स्रोतसे समृद्ध होतात, म्हणून तत्पूर्व आहार घेणे प्रशस्त असे समजू शकतो। ये खास करके अजीर्ण के बारे में तो बताया गया है, लेकिन अजीर्ण सायम प्रातराशे तो सायम आशो न दुष्यति। सुबह का खाना अजीर्ण है तो रात का खाना उतनी तकलीफ नहीं देता, शाम का खाना जो है वो तकलीफ नहीं देता। दिवा प्रबोध्यतेर्केण हृदय पुंडरीकवत् न क्लेदम उपगच्छन्ति दिवा तेनास्य धातवः। परंतु रात्रि का खाना अजीर्ण है तो दूसरे दिन का खाना नहीं लेना है। सायम प्रातराशो ही दुष्यति, अजीर्णे सायम आशे तो प्रातराशो ही दुष्यति। सायंकाल का खाना अगर पचन नहीं हुआ है तो सुबह अगर उससे ही उसी प्रकार से खाएंगे तो वो निश्चित रूप से दूषित होता है। और ये सिलसिला अभी ब्रेकफास्ट के जरिए भारत में विशेषतः बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि हमने पाश्चात्यों का आधा अनुकरण किया है। पाश्चात्य में ब्रेकफास्ट का महत्व ज्यादा इस प्रकार का बताया जाता है और हेवी ब्रेकफास्ट इस प्रकार का किया जाता है, लेकिन उनका लंच वर्किंग लंच जैसा होता है, बिल्कुल थोड़ा खाना खाते हैं, और वो लोग सूर्यास्त के पहले खाना खा लेते हैं। शाम का उनका जो डिनर है वो काफी जल्दी इस प्रकार का हो जाता है।
हमारे यहाँ बात ये रही कि सुबह का नाश्ता भी हेवी, उनका अनुकरण करते हुए, और फिर दोपहर का भोजन भी हेवी, और रात का तो और भी हेवी, इस प्रकार से। और वो भी देरी से। तो पूरे समाज में इस प्रकार से ये श्रृंखला बन गई है, और इसके जरिए अजीर्ण भुंजानस्य, ये जो दोष बताया है वो पूरे समाज में फैल गया है। अब हमें चाहिए कि इस श्रृंखला को तोड़े। पहला अन्न जीर्ण होने के बाद या फिर जीर्ण लक्षण देखने के बाद ही दूसरा अन्न सेवन करना आरंभ करें। रात का खाना जल्दी और हल्का खाए ताकि सुबह है उसका भली भांति पचन हो जाए। और फिर भूख लगकर खाना खाना है। उसमें बेहतर ऑप्शन 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक भोजन ही कर ले, जिसको अभी ये ब्रंच कहते हैं, इस प्रकार से। और शाम को आइदर सूर्यास्त से पहले या सूर्योदय के संध्या समय के बाद तुरंत खाना खा लेना उचित है। वो अल्प मात्रा में हल्का इस प्रकार का होना चाहिए। और ये पचन होके सुबह उठना है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्णाजीर्णम निरूपयन, ये संग्रह में सूत्र आया है कि पहला अन्न पचन हुआ है नहीं हुआ है ये देखकर उठना है। अगर पचन नहीं हुआ है तो रसशेषे शयित च, सोने का बताया गया है। लेकिन ये भी मतलब नहीं है कि अगर खाना पचन नहीं हुआ है तो सोना है, तो सोना तब तक है कि जब तक खाना पचन नहीं है, तो 7-8 कभी भी उठ जाएंगे, इस प्रकार से। उठना तो ब्रह्म मुहूर्त पे ही है। और उस समय में खाना पचन हो गया है, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन सभी सूत्रों का अच्छी तरीके से विचार करेंगे। तो रात का खाना जल्दी होना है या शाम का खाना सूर्यास्त से पहले होना है, हल्का होना है, और फिर जल्दी सोना है। अगर सुबह 5 बजे उठना है समझो, तो उम्र के हिसाब से कितनी देर निद्रा चाहिए या कितनी निद्रा लेने पर उसका समाधान होता है, उसके लाभ होते हैं, ये देखकर तो सुबह रात को 10 बजे तक सोना है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हमारे यहाँ भी टीवी होते हैं या फिर ये मोबाइल्स होते हैं, चैटिंग होता रहता है वगैरह वगैरह। तो इसलिए खाना जल्दी हो भी गया तो भी लोग इसमें व्यस्त हो जाते हैं और फिर देरी से सोते हैं। तो ये भी गलत है। देरी से नहीं सोना है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और सूर्यास्त से पहले अगर खाना खाएंगे तो पचन होने के लिए कोई समस्या नहीं होती। और ये अगर आदत बन जाती है तो भूख नहीं लगती, थकान नहीं आती, कुछ भी नहीं होता। शुरू में मेरी जब सायंकाल में प्रैक्टिस होती थी तो मैं टीमवी में दिन भर काम करता था, 5:30 बजे घर आता था, खाना खा के क्लिनिक में चला जाता था, 6:30 बजे क्लिनिक आरंभ हो जाता, और फिर रात 9:30 10 10:30 बज जाते क्लिनिक बंद होने में। इस प्रकार से घर पे आके सो जाने का, कुछ भी नहीं, दूध भी नहीं लेते थे।
और फिर सुबह 10 बजे खाना खा के निकलते थे, फिर भी दोपहर में 2 रोटी और सब्जी साथ में लेके जाते थे, वो टीएमवी में खाते थे इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शाम को इस प्रकार से अगर खाना जल्दी खा लेते हैं तो सुबह 10 बजे तक भूख नहीं लगती। एक कप चाय, एक कप दूध इस प्रकार का ले सकते हैं सुबह। और फिर शाम का खाना जल्दी खा के सोने की कोशिश करते हैं। तो अगर क्लिनिक का टाइमिंग एक्सटेंड हो जाता उस समय में 9:30, 10, 10:30 इस प्रकार के बज जाते, फिर घर के आके सो जाना है इस प्रकार से, तो भी प्रॉब्लम नहीं आती थी इस प्रकार से। कभी ऐसी स्थिति बनती है कि यदि 5-6 बजे भोजन कर लिया तो 10-11 बजे तक, रात जगने के तक फिर से भूख लग जाती है, तो जगना ही नहीं है उतना। ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक जगो, सुबह जल्दी उठने का करो। और वैसे 2 ही बार भोजन लेने के लिए कहा है। और क्षीरघृताभ्यासो रसायनानाम, इस सूत्र के आधार पर इनका सातत्य से सेवन क्षीर और घृत का करना आवश्यक है। और से वैसे क्षीर जो है वो भोजन के साथ लेना, उसमें काफी दिक्कतें हैं, क्योंकि वो अम्ल रस उसके साथ नहीं होना है, लवण रस नहीं होना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो केवल दूध, चावल, दूध, रोटी लेते हैं बगैर नमक की, तो ही भोजन में दूध ले सकते हैं, नहीं तो दूध अलग लेना प्रशस्त है। और सुबह धारोष्ण दूध ये मिल सकता था, शाम को भी धारोष्ण दूध मिल सकता था। तो अगर सुबह दूध लेते हैं तो बात बन जाती है, और फिर देर से खाना खाते हैं, और दोपहर में शायद ऑर्गेनिक फ्रूट इस प्रकार का लेते हैं, फल लेते हैं, तो भी बात बन जाती है। तो फलान्यादो समझनीयात, एक तो फल भोजन के पूर्व खाने हैं या दो भोजन के बीच में थोड़ी भूख जहाँ पे लगती है वहां पे खा सकते हैं। तो मैंने इसके बारे में भी काफी सोचा था, प्रयास भी कुछ कुछ किया था, लेकिन ये ऑर्गेनिक फ्रूट्स मिलना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का। अभी तो मिल रहे हैं, तो मैं फिर से एक बार सोच रहा हूँ कि ये सुबह दूध वैसे तो लेते हैं, गुड़ुचि सुवर्ण सिद्ध क्षीर लेते हैं, तो 10 बजे खाना खा लेते हैं। दोपहर में चाय होती है, उसके बजाय अगर ये फ्रूट्स लेते हैं, और एक बार अगर चाय लेनी है तो 4, 4:30 बजे, और फिर शाम को सूर्यास्त से पहले या रात्रि के पहले प्रहर में भोजन करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और ये उद्गार शुद्धि उत्साह वेगोत्सर्ग यथोचितः वगैरह जो बातें हैं, ये तो देखनी चाहिए कि पचन अच्छे तरीके से हो रहा है, ये देखना चाहिए। और मल तैरना चाहिए, पानी में डूबना नहीं चाहिए। कफात पक्वोपि मज्जति, ये भी बात बताई गई है। खाना खाने के समय खीर खाना, यह भी विरुद्ध होगा। उसमें ऐसा है, अद्याद्रव्यम गुरु स्निग्धम स्वादु मंदम स्थिरम पुरः, ये जो मधुर रस वाले पदार्थ है वो शुरू में लेने हैं, मध्यम लवणोत्कटम, मध्य बीच में अम्ल लवणोत्कट, और अंत में कषाय कटुतिक्त, इस प्रकार का क्रम वाग्भट ने बताया। तो हर रोज तो खीर नहीं लेते हैं, जब खीर लेंगे या कुछ इस प्रकार के मधुर पदार्थ ले लेंगे त्योहार के दिन, तो शुरू में खा जाना। और फिर ये रोटी सब्जी दाल वगैरह खा के बीच में अगर लेना है तो छाछ ले सकते हैं, और बाद में अंत में दाल चावल वगैरह इस प्रकार से समाप्त करें, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। अगर दूसरे किसी पदार्थों के साथ ये खीर या दूध इस प्रकार का ले लेंगे तो विरुद्धांत थोड़ा हो सकता है, लेकिन ये कदाचित है, कभी कभी होता है, तो ठीक है, वैसी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी मैं मानता हूं कि
ये जो आदत पड़ गई है कि पहला खाना अजीर्ण है और उसी में दूसरा खाना ले रहे हैं, और ये उत्तरेण आहार से न उपसृजत, पहला भी आधा पक्व है और दूसरा भी आधा पक्व है, दोनों मिलकर आम को निर्माण करते हैं। साम दोष साम धातु इस प्रकार के निर्माण करते हैं, और इस प्रकार के धातुओं में परिवर्तन ये काफी खतरनाक है। आम बन गया, दोष से जुड़ गया, और वो दोष धातुओं में स्थित हो गए, ये अलग बात है। दोषों का पचन हो जाएगा, सामता का पचन हो जाएगा, दोष निराम हो जाएंगे फिर से, और फिर उनका आश्रय छूटेगा इस प्रकार से। लेकिन धातु ही इस प्रकार से अतकच्चे बन जा रहे हैं जो अभी की स्थिति है, तो फिर ये खतरनाक स्थिति इस प्रकार की है। और निर्माण फिर से आरंभ करना, इसकी शुरुआत, जैसे मैंने कहा कि पहले ब्रेकफास्ट छोड़ देना है या फिर बाद में डिनर भी छोड़ देना है, और केवल ये मुदगयूश वगैरह ऐसा कुछ लेना है, वो भी नहीं है तो लाजा मंडे ही लेना है वगैरह। तो ये करेंगे तो धीरे धीरे अग्नि सुधरेगा, पाचन अच्छा होने लगेगा, और फिर आगे रहेगा। तक्र खाने के बीच में या लास्ट में लेना चाहिए। ग्रंथों के अनुसार तो बीच में लेना चाहिए। दातार गुरु जी का कहना है कि जिनका कंसेप्शन शरद ऋतु में हुआ है, तो एलएमपी कुछ हेमंत ऋतु में इस प्रकार की होती है, 9 महीने शरद में हो जाते हैं। नहीं सॉरी, हाँ बराबर है। कंसेप्शन इसमें अगर सोचना है, शरद ऋतु में सोचना है, तो उसके 9 महीने के बाद वर्षा ऋतु में वगैरह इस प्रकार से डिलीवरी होगी। उनको तक्र पसंद है, भाता है, और उनको तकलीफ भी नहीं होती है। वो तक्र की कामना करते रहते हैं और तक्र लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो वो अंत में तक्र ले सकते हैं। वैसे तक्रम लघु कषाय अम्लम, इसमें अम्ल और कषाय ये दोनों है। अगर अंत में लेना है तो बेटर ऑप्शन कषाय या मधुर, इस प्रकार का, मधुर ज्यादा नहीं लेकिन कषाय रस का तक्र होगा तो बेहतर है। खट्टा तक्र है तो भोजन के बीच में लेना ज्यादा उपयुक्त इस प्रकार का है। सारे फल अम्लीय स्कंध से है तो फलों को भोजन के बीच ही लेना चाहिए। ये तो ग्रंथों के अनुसार नहीं है, और ये भी मुझे पता नहीं है कि सारे अम्ल वर्ग ही है इस प्रकार से। परिणत होकर मधुर हो जाते हैं, आम जैसे जो फल है या बाकी भी फल शुरू में अम्ल और बाद में परिपक्व इस प्रकार से हो जाते हैं। तो भोजन के बीच में लेना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, और भोजन के पहले जो ग्रंथों में निर्देश है, विशेष मोचो चोचाम्रम मोदकोत्कारिकादिकम, इस प्रकार का पाठ है। तो मोचो चोचो वगैरह ये सभी जो है, तो आम्र और ये कदली फल ये भी भोजन के पहले लेना है। भाव प्रकाश में चोच के बारे में अलग बात बताई गई है कि ये विना मोचा फलम तत्वत वर्जनीय चक्रकटी, तो मोच मोच के बारे में, फलान यादव समझनी या दाढ़ीमादी बुद्धिमान। दाढ़ीमादी जो फल है वो फल भोजन के आरंभ ले, लेकिन उसमें करकटी और मोचा फल, ये रंभा फल नहीं लेना है, ऐसा भाव प्रकाश का कहना है, उत्तर का है। तो हमारे ग्रंथों के हिसाब से पूर्व जो है वो ज्यादा प्रमाण इस प्रकार का रहेगा। तो एक तो
शुरू में ले ले या दो भोजन के बीच में जो मैंने बात बताई वो लेना उचित है। तो मेरा सुझाव है कि ऐसे अगर हम आदत डालते हैं कि सुबह दूध 2 दफ़ा खाना और उसके बीच में फल, अगर भूख लगती है तो फल, ऐसी आदत डालते हैं और ये देखते रहते हैं कि पचन भली-भांति हो रहा है, उद्गार, शुद्धि, उत्साह, वेगोत्सर्ग, यथोचिता, ये सभी बातें हो रही है, स्फूर्ति बनी रही है, वजन टिका हुआ इस प्रकार का है। तो फिर कह सकते हैं कि ये सही चल रहा है इस प्रकार से। और फिर बीमारी का भय नहीं रहेगा। लेकिन इसमें अगर गड़बड़ है तो व्याधि की शुरुआत हो सकती है और उसके लिए चाहिए कि इन सभी को पहले सुधरे। अभी के हिसाब से तो ऑर्गेनिक या नेचुरल ही खाना खाना है, नैसर्गिक खाना खाना है, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और फिर सुखम यावद विचिर्यति, ये ध्यान में रखना है कि जितना खाना खाने पर सुख से उसका पचन हो जाएगा उतना ही खाना है। गुरुणामृत सौवित्यम लघुनाम नाति तृप्तता। गुरु पदार्थ अर्ध सौवित्य और लघु जो है वो भी ज्यादा तृप्ति होने तक नहीं खाने हैं। ये सभी करेंगे तो शायद बात बन जाएगी और मूल रूप से सुधार होगा, धातुओं का निर्माण भी अच्छा इस प्रकार का होगा। और फिर ये कैंसर वगैरह जैसी बीमारियां हैं, इनके लिए चांस इस प्रकार का नहीं रहेगा। अभी एक ये फास्टिंग थेरेपी आ रही है, 18 घंटे तक फास्टिंग करना है वगैरह वगैरह, 6 घंटे में 2 बार खाना खा लेना है इस प्रकार से। तो आहारम पचति शिखि दोषान आहार वर्जित पचति धातुन दोषक्षय, यह हमारा अत्यग्नि के बारे में चिकित्सा सूत्र बताया गया है। तो अगर आहार मिलता है तो अग्नि पहले आहार का ही पचन करता है, आहार नहीं मिलता है तो पहले साम दोष का और फिर निराम दोष का पचन करता है और वो खत्म होने के बाद धातुओं का पचन करता है। तो इस प्रकार से आहार नहीं मिलेगा 18 घंटे तक, इस प्रकार से जहां पे वो बताते रहते हैं इस प्रकार से, तो वो दोषों का पचन करना आरंभ कर देता है, खास करके साम दोष का पहले और फिर निराम दोष का। तो ये ऑटोफेजी के लिए, कैंसर के लिए भी बताते हैं ये कि कैंसर सेल नष्ट नहीं होते तो वो नष्ट होना आरंभ हो जाता है और इस प्रकार के फास्टिंग से कैंसर में राहत आती है, ऐसा कहना है। लेकिन आमवात की समस्या हो या बाकी भी सामावस्था जिस रोग में हो, उन सभी में ये बात अवश्य ध्यान में रखनी पड़ेगी। और जब तक दोष का पचन नहीं होता, खास करके साम दोष का पचन नहीं होता, तब तक काफी मुश्किल इस प्रकार की रहती है। अभी के जो बुखार है, डेंगू हो, स्वाइन फ्लू हो या कोविड-19 हो, इसमें जब तक दोषों का पचन नहीं हो जाता तब तक बुखार तेज इस प्रकार का रहता है। तस्माद आदोष पचनात् विरितान उपवासेत, और दूसरी जगह से बताया गया है कि बलम यत्नेन पालयन्। तो बल का भी लक्षण करना है और रंगन भी करवाना है, ये दोनों चीजें वहां पे बताई गई है। बलाधिष्ठानम आरोग्यम यदर्थोयम क्रियाक्रम, आरोग्य का अधिष्ठान बल है और आरोग्य के लिए सब क्रियाक्रम चल रहा है। तो प्रयत्न पूर्वक बल का रक्षण करते हुए लंघन करना है, ऐसा बताते हैं। तो इन सभी सूत्रों का तालमेल अच्छी तरीके से होना है, तभी उसके जो फायदे हैं वो सभी मिलेंगे। इस दृष्टि से मेरी किताब बहुत अच्छी है, मराठी में हो या अंग्रेजी में हो, विवरण के हिसाब से काफी अच्छी है। लेकिन हमें खुद से पहले आरंभ करना है और फिर लोगों को सुझाव देने हैं। हम खुद नहीं करेंगे तो लोग नहीं पालेंगे। जब तक मैं खुद नेचुरल खाना या ऑर्गेनिक नहीं खा रहा था तो मेरे बताने पर भी लोग नहीं करते थे इस प्रकार से।
जब मैं खा रहा हूँ तो मुझे अधिकार प्राप्त हुआ कि मैं लोगों को बता सकूं कि मैं भी यही खाता हूँ, तुम भी यही खाओ, इस प्रकार से। तो फिर लोग मानने लगते हैं। तो हमें आदर्शभूत होना है लोगों के लिए, तो ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। मैं दूसरी एक बात यहीं पे अभी बता देता हूँ कि कल एबीपी माझा पे शायद 1:30 बजे ये कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस के वेबसाइट के बारे में एक फिर से प्रोग्राम होगा। और जिन लोगों ने इसमें सर्विस प्रोवाइडर के जरिए रजिस्ट्रेशन किया है, उनके नाम, उनके नंबर, फोन नंबर दिखाए जाएंगे स्क्रीन पर। तो बात हो सकती है कि तुम्हें फोन आ सकते हैं वो देख के इस प्रकार से। और जो लोग विजिट करेंगे वेबसाइट में, वो भी देखकर वहां पे नंबर पे ट्राई कर सकते हैं। रविवार है कल। तो अगर आपने मोबाइल क्लिनिक का नंबर देके रखा है तो किसी को कहना कि ये क्लिनिक में फोन आएंगे। अगर निजी मोबाइल दिया है तो आप खुद को ही कॉल उठा सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन मेरा प्रयास रहा है कि वेबसाइट को एनकरेज करें। लोग वेबसाइट तक पहुंचे और वेबसाइट का प्रचार प्रसार हो जाए, ताकि लोगों को ये पता चले कि कैंसर या सभी रोगों में होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। केवल सर्जरी, केमो, रेडिएशन या बाकी एलोपैथी की ट्रीटमेंट करने से फायदा नहीं है। मूल रूप से रोग की चिकित्सा होनी चाहिए, सर्वांगीण दृष्टिकोण होना चाहिए। तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है उन सभी तक ये पहुंचा दो। हम भी कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप वगैरह के जरिए भेजने की कोशिश करेंगे। लेकिन सभी ध्यान में रखें, और जिनको ज्वाइन होना है नए तरीके से, वो भी इसमें ज्वाइन होने के बारे में सोचे। आज रुकते हैं, सोमवार को आगे बढ़ेंगे। मैं वैसे आज सांगली जा रहा हूँ। मेरा जो सत्कार हुआ था दातार गुरु जी के नाम के, मुझे पुरस्कार मिला था पंचभौतिक से, आत्माराम मामन दातार पुरस्कार इस प्रकार से। वो उस समय कोविड-19 होने के कारण घर पे लाके उन्होंने दिया था। प्रशांत स्वरूप वगैरह घर पे आए थे। अब उसका लेक्चर रखा है। इस बरस का पुरस्कार तपन कुमार जी को है। तो वो कल दिया जाएगा। और मेरा भी व्याख्यान कैंसर के बारे में सांगली में होगा। तो मैं आज शाम को निकलूंगा और कल पूरा ये होने के बाद तुरंत वापस पुणे आ जाऊंगा। खीर दूध शरीरा बाहेर असताना अन्य भाजी एटसेट्रा संयुक्त करून खाणे विरुद्ध होईल, परंतु एक घास खिरीचा एक नंतर घास भाजीचा हे विरुद्ध होणार नाही। असे नसते तर द्रव्याहारच प्रशस्त ठरला असता। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। सैलेड कब लेना चाहिए? हमारे यहाँ तो सैलेड है ही नहीं। आयुर्वेद के ग्रंथों में जो है वो राग षाढ़व सट्टक इस प्रकार के बताए गए। राग जो है वो फलों से पक्व करके बनाता है। ये कच्चा नहीं खाने का है। विदेशों में कच्चे का प्रचलन है क्योंकि वहां मांसाहार बहुत ज्यादा है। वो कितनी मात्रा में लेते हैं? वास्तविक अच्छा ऐसा अच्छा रहेगा कि अभ्यंग करेंगे अगर भूख लगती है तो। यह संग्रह में रेफरेंस है। अथ जातान्न पानेच्छो मारुतग्नि सुगंधिभिः यथर्थ संस्पर्श सुखैः तैलैरभ्यंगम आचरेत्, इस प्रकार से। और अनुभव यह है कि उसमें अभ्यंग करते हैं तो भूख कम हो जाती है। फिर उसके बाद में व्यायाम, और फिर स्नान, और फिर दूध, ऐसा क्रम रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस प्रकार से। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं
प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः विरम्यते।